वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब लोग और कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारी? जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। कुछ भी दिक्कत आ रही हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, बताओ, मैं डेफिनेटली एड्रेस करूंगी। इनफैक्ट अगर तुम्हारी बहुत सारी क्वेरीज वगैरह आ जाएगी तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी सिर्फ उन क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए डिटेल में, ठीक है? तो पढ़ाई करते रहो। और आज ना मैं बेसिकली एक वीडियो बना रही हूँ जिसके अंदर मैं मेरा ही इंग्लिश का पेपर जो मैंने सीयूईटी में दिया था वो सॉल्व करूंगी। मैं 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि मैंने वो 10 क्वेश्चंस क्यों छोड़े थे, क्या रैशनल था उसके पीछे उनको छोड़ने का, और कैसे मेरी सही चॉइस ऑफ क्वेश्चंस ने मुझे 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने में हेल्प किया, ठीक है? तो मैं हर क्वेश्चन की रीजनिंग बताऊंगी, कैसे मैं एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कर रही हूँ, कैसे बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग न पता होते हुए भी मैं करेक्ट आंसर मार्क कर पा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर तुम ये वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं डेफिनेटली बहुत हेल्प होगी। ऑल्दो ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं हर छोटी चीज कवर कर रही हूँ, तो डेफिनेटली वीडियो लंबा तो होना ही है। पर मैं ये गारंटी ले सकती हूँ कि तुम अगर एक बार इस वीडियो को देखोगे तो तुम्हें अप्रोच समझ आएगी कि तुम्हें अप्रोच कौन सी लेनी है। अब क्योंकि तुम्हारा इंग्लिश का एग्जाम बहुत अभी एकदम आगे ही है, तुम्हारे सामने आ रहा है, तो तुम्हें अप्रोच सही अडॉप्ट करनी पड़ेगी इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो जरूर देखना, ये पूरा एंड तक देखना, बीच में मत छोड़ना भाई प्लीज। भले अगर तुम्हें लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो थोड़ा स्पीड इंक्रीज करके देख लो, पर पूरा देखना, ठीक है? क्योंकि ये सीयूईटी के ही क्वेश्चंस है जो सीयूईटी में आ चुके हैं, तो चांसेस है कि ये क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे, ठीक है? तो बिलीव मी, अगर रिपीट नहीं भी होते हैं तो सिमिलर लाइंस पर ही आएंगे, तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है? और अगर तुम्हें दूसरे सब्जेक्ट के भी ऐसे टाइप के वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं दूसरे सब्जेक्ट्स के भी बना दूंगी, ठीक है? और इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे पैसेज से। देखो, मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो पैसेज पर ही था, और यूजुअली जनरली इंग्लिश के पेपर में ऐसे ही होगा। देखो, मेरा तो ये ऑनलाइन एग्जाम था तो इसलिए मेरे पास पीडीएफ है, डॉक्यूमेंट है, और मुझे ऑप्शंस इंडियन सिलेक्ट करने थे कंप्यूटर स्क्रीन पे। बस तुम्हारे में डिफरेंस इतना है कि तुम्हें ओएमआर फिल करनी है, बाकी क्वेश्चंस तो इसी टाइप के रहने वाले हैं, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर ये पैसेज है तो हमें ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन से टाइप का पैसेज है। अब इसकी फर्स्ट लाइन अगर तुम पढ़ोगे या फर्स्ट फ्रेज ही पढ़ लेते हो ना, यू एंड आई, तो ऐसा लगेगा कि एक बहुत ही ज्यादा कॉन्वर्जेशनल पैसेज है, एक नैरेटिव टाइप का पैसेज है। तो हमें नैरेटिव पैसेज, जैसे मैंने अपनी ट्रिक बताई थी ना इंग्लिश के स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में कि नैरेटिव पैसेज में क्या करना होता है, वही हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं इसके, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन मेक द लाइफ फॉर डिफरेंटली एबल पर्सन इजी एंड कंफर्टेबल बाय। अब इसमें ऑप्शंस नहीं पढ़ने, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। तो थोड़ा तुम्हें दिमाग में ऑलरेडी तुम्हारे रजिस्टर हो जाता है, सिर्फ तुम अगर फ्रेजेस कुछ याद रह जाते हैं तो भी, ठीक है? ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन फाइंड्स हिज हैप्पीनेस। थर्ड क्वेश्चन है, द ऑथर डजंट फील डिप्रेस्ड लिसनिंग टू द कमेंट्स ऑफ अ साइटेड पर्सन। The sighted persons are always happier than differently abled persons. The author tells us that everyone is missing out on something by giving the example of। अभी देखो, 6 क्वेश्चन से चेंज हो रहा है तो अभी हमें ये नहीं पढ़ना है, ठीक है? देखो, मैंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लिए हैं, तुम अपनी स्पीड से पढ़ो, ठीक है? क्वेश्चंस ऐसे पढ़ो कि तुमको कुछ तो पार्ट उसका याद रहे, ठीक है? तो कोशिश करना कि तुम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, क्योंकि आंसर्स तो तुम्हें वैसे भी नहीं आने वाले हैं, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं पैसेज की रीडिंग। पैसेज कह रहा है कि यू एंड आई कैन हेल्प handicapped people by letting them define happiness for themselves. We can make life more miserable for them if we constantly remind them of how terrible we feel because of what they are missing. When we do that, we are really saying to them, please get rid of your handicap because it makes me so uncomfortable. Let me illustrate how differently able people can be happy in their ignorance. Sometimes during a long Iowa winter, I walk to class in the morning and decide it's a nice day because I can feel the sun warming my back. The same sighted person comes along and say it's such a dull, depressing day. To him, it is a dull because the sun is under the clouds. That doesn't really destroy my happiness. And I do need to be aware that other person perceive the world in ways other than I do. I need to recognize that just as I need to turn on lights in a room for the benefit of others, even though I don't need them. So I will continue to be happy about the warm sun while my friend is depressed by the grey clouds. And on the other day, I will be depressed by the cold while he enjoys the bright but cold sunshine. We can each find happiness in our own way.
Is this so different from what happens to any of you? You are all missing out on some success or happiness. Your fathers are all disabled in some ways. Some of you are too short to be successful basketball players, and others of you are too scrawny to be professional football players. Do you cry yourselves to sleep every night because of what you're missing? I doubt it. तो देखो हमने पैसेज पढ़ लिया। बेसिकली क्रक्स पैसेज का ये है कि देखो सबके व्यू पॉइंट अलग होता है, सबके पास सब कुछ नहीं होता, तो हमारे पास जो है हमें उसे ही चेरिश करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो क्रक्स है। अब हम उसके क्वेश्चंस पे आते हैं। We can make the life for differently abled person easy and comfortable by सिंपथाइजिंग विद हिम। ये तो ऑथर ने भाई क्लियरली मना किया है कि आप उसको उस डिसेबिलिटी को अलग से एक्नॉलेज ही मत करो, उन्हें नॉर्मल ही ट्रीट करो, ये ही राइटर का पॉइंट है। तो सिंपथाइजिंग विद देम नहीं होगा। अलाउइंग हिम टू डिफाइन हैप्पीनेस इन हिज ओन वे। ये मुझे लगता है भाई कि पैसेज की टोन में बहुत ज्यादा जा रहा है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस होते हैं। कोई किसी को मतलब एक ही दिन बहुत अच्छा लग रहा होता है, ब्राइट लग रहा होता है, सनी लग रहा होता है, अच्छा लग रहा होता है, और दूसरे को बहुत डल और डिप्रेसिंग लग रहा होता है। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन है बाय मेकिंग हिम रियलाइज हिज हैंडीकैप। तो यार ऑफ कोर्स ये तो नहीं होने वाले, तो मतलब एक्सप्लिसिटली गलत है, इसमें टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। बाय रिमाइंडिंग हिम ऑफ हिज फ्लॉज, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन करके लगा कि ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तो मैं सेकंड ऑप्शन ही मार्क करूंगी। और चलो देखते हैं कि मैंने क्या मार्क किया था। हाँ, तो मेरा सेकंड आंसर था, और मेरा ऑब्वियसली इंग्लिश में 100% आइल है, तो जो भी आंसर्स मैं दिखाऊंगी ना वो सारे करेक्ट ही हैं, क्योंकि एक्चुअल में मेरे इंग्लिश में फुल मार्क्स थे, तो उसमें कोई भी आंसर इनकरेक्ट नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The differently able person finds his happiness in others' happiness, the way he perceives the world when others think contrary to him, when others are depressed. So obviously ये तो यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन अदर्स हैप्पीनेस तो ऑफ कोर्स नहीं होगा डिफरेंट एबल पर्सन में। फिर व्हेन अदर्स थिंक कॉन्ट्ररी टू हिम, ऑफ कोर्स ये भी नहीं होगा व्हेन अदर्स आर डिप्रेस्ड। तो देखो 1, 3 और 4, इसमें मैं ना करेक्ट आंसर नहीं प्रिडिक्ट कर पा रही थी, तो मैंने क्या करा, मैंने बोला कि 1, 3 और 4 तो नहीं हो सकता, तो बचा क्या, सेकंड। और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि द वे ही परसीव द वर्ल्ड इज मोर इन लाइन विद व्हाट द पैसेज इज ट्राइंग टू से। देखो ये कहीं पे भी जो आंसर है एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, तो तुम्हें एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके और ऐसी आंसर्स को चूज करना पड़ेगा जो पैसेज की टोन में सही बैठ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। देखो मैंने क्या मार्क किया था, हाँ मैंने भी सेकंड ऑप्शन ही किया था, विच वाज द करेक्ट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। The author doesn't feel depressed listening to the comments of a sighted person as ignorance was his bliss. He felt the day was normal. The sighted person perceives the day differently. He was aware of his surrounding. अब ऑथर डिप्रेस क्यों नहीं फील करता है जब वो साइटेड पर्सन के कमेंट्स को सुनता है? देखो इग्नोरेंस वर्सेस ब्लिस मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। ये बहुत एक तो एक्सट्रीम भी और एक बहुत जनरल स्टेटमेंट है जो पैसेज से एकदम कोरिलेट हम नहीं कर सकते। ये फेल्ट द डे वाज नॉर्मल, ठीक है, इसको मैं रिजेक्ट नहीं कर रही अभी, पर मैंने फर्स्ट वाले को रिजेक्ट कर दिया, सेकंड को मैं रखूंगी अभी। द साइटेड पर्सन परसीव्स द डे डिफरेंटली, ये मुझे लग रहा है कि हाँ ये पैसेज से थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, तो मेरे को सेकंड थर्ड में थोड़ा सा मेरे को थर्ड ज्यादा अच्छा लगा। फिर आता है ही वाज अवेयर ऑफ सराउंडिंग, ये तो कोई सेंस नहीं बनाता, ये फोर्थ वाला, फर्स्ट और फोर्थ हम रिजेक्ट करते हैं, और सेकंड और थर्ड में से मुझे लग रहा है कि थर्ड जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन से ज्यादा रिलेट कर पा रहा है। देखो हमें दो चीजें मैच करनी है, एक तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, और कौन सा ऑप्शन जो है वो पैसेज की टोन के साथ मैच कर रहा है। तो इसके अंदर मेरे को लगता है थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो करेक्ट आंसर भी थर्ड ही है। फिर आ जाते हैं दी साइटेड पर्सन्स आर ऑलवेज हैप्पियर देन डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स। देखो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, ये तो नहीं होना चाहिए। अब यस दे आर, नो दे आर नॉट, दे कैन बी, दे मे बी। देखो इसके अंदर ना मुझे मतलब हम लिख सकते हैं कि दे कैन बी, दे मे बी, ये बहुत ही ज्यादा एम्बिगुअस तरीका का क्वेश्चन है। और मुझे नहीं लगता कि मैं इसे अटेम्प्ट करना चाहूंगी अगर मेरे पास एक ऑप्शन हो। देखो दे कैन बी, दे मे बी, अब इसका क्या इम्प्लीकेशन है ये हमें नहीं पता, और इसलिए मैंने ना, मेरे को लगता है कि मैंने छोड़ा था, राइटली मैंने अब क्वेश्चन छोड़ दिया था, क्योंकि ये बहुत ही एम्बिगुअस टाइप का क्वेश्चन है, और मुझे नहीं लगता इस टाइप के क्वेश्चन, अगर तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है तो तुम्हें अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है,
तो चलो अब आगे बढ़ते हैं. The author tells us that everyone is missing out on something by giving the example of. um, सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ चीज रह रही है. ये कौन सा एग्जाम्पल दे रहा है? साइटेड पर्सन, शॉर्ट एंड स्टोनी पर्सन, चेस प्लेयर्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स. ऑफ इसमें तो कुछ भी मतलब डाउटफुल नहीं है. ऑफ कोर्स इसके अंदर यही होने वाला है कि शॉर्ट एंड स्टोनी पर्सन्स, क्योंकि शॉर्ट के पास कोई चीज, स्टोनी के पास कोई चीज है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन टू जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बाकी जो तीन ऑप्शंस तुम्हें दे रखे हैं ना, उसका एक तो किसी चीज से कंपैरिजन नहीं है. और ये जहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा था, ये इसी कॉन्टेक्स्ट में दे रखा था. तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर ज्यादा हमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, इसलिए सीधा सीधा इसको ऑप्शन टू को मार्क कर देना चाहिए. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पैसेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है. तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड पैसेज से, क्वेश्चन नंबर 6 से. तो सबसे पहले इसको कैटेगराइज करते हैं कि किस टाइप का जो है वो पैसेज है. अब अगर हम इसकी फर्स्ट लाइन्स पढ़ूं, एड टू कार्ट, प्रोसीड टू चेक आउट, कंप्लीट ऑर्डर, दिस वाज एंड इज टू एन एक्सटेंट 39-year-old ब्रांड कंसल्टेंट सतीश सिंह रूटीन ईच टाइम ही गॉट हिज पे चेक. अच्छा, तो मुझे ये लग रहा है कि अगेन ही कॉन्वर्जेशनल टाइप का है, क्योंकि देखो यहाँ पे कोट डाले हुए हैं और एक कॉन्वर्जेशन तरीके का लग रहा है. तो मुझे लग रहा है अगेन ये नैरेटिव पैसेज है, तो हम इसको नैरेटिव पैसेज की तरह ही सॉल्व करेंगे. सबसे पहले जो तुम्हें ये चीज करनी है और वो है क्वेश्चंस को रीड कर. चूज द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू विद रिगार्ड टू ऑनलाइन शॉपिंग. ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन छोड़ दो, इनमें सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ते हैं, इन्हें छोड़ ही दो. ये तुम पूरा पैसेज पढ़ोगे ना तभी कर पाओगे. ठीक है, वैसे क्वेश्चंस को हम इसके ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे. फिर ये भी मैच द लिस्ट है, इसे भी छोड़ दो. अगेन ये मैच द वर्ड्स है, तो इसे भी छोड़ देना है. सिलेक्ट द सिनोनिम फॉर द वर्ड गिवन बिलो. देखो अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तुम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो. तो इसके अंदर ट्रॉमा दे रखा है, एलिगेंट, क्लियर, सेन, शॉक. तो अगर सिनोनिम पूछा है तो ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है शॉक होगा इसके अंदर. इसमें तो तुम्हें पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं. ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये अरेंज द आइडियाज, एक्सप्रेशन द पैसेज इन द करेक्ट ऑर्डर है. तो भी तुम तभी कर पाओगे जब तुमने पूरा का पूरा पैसेज पढ़ा हुआ है. ठीक है, इसे भी हम छोड़ रहे हैं. ये क्वेश्चन नंबर 11 से थर्ड पैसेज स्टार्ट हो रहा है, तो अब हम पैसेज को अच्छे से पढ़ते हैं. ठीक है. हम्म. Add to cart, proceed to checkout, complete order. This was and is to an extent 39-year-old brand consultant Satish Singh's routine each time he got his paycheck. My shopping addiction began when Flipkart was a major player, way before Amazon came along. He says it initially started with ordering books, and then became about finding deals online. When you are earning and have money at your disposal, you are tempted to buy things. देखो मुझे समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर है और ऑनलाइन शॉपिंग एक एडिक्शन की तरह है. ठीक है, ये मैं फर्स्ट पैराग्राफ से फिगर आउट कर सकती हूँ. फिर आते हैं, जस्ट लाइक सिंग द कन्वीनियंस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग टेम्पटेड लॉट of us to buy things we may not even have needed. Singh says he once spent 80,000 in 3 months. I bought books, shoes, and many other things. He says it was a craze. It was also greed. Singh confesses that his tendency to shop was more than what he when he had a bad day. Bangalore-based psychotherapist says that compulsive shopping can be a result of pending anxiety order. In my experience, compulsive shopping has been seen in people with a traumatic experience or those who have insecurities or have faced rejection. Compulsive shopping, according to him, is an extreme symptom of an underlying condition. The trauma or the rejection could have taken place between the ages of 1 and 10, he says. This usually manifests in adolescence. Shopping clothing provide the same relief as a painkiller. The pain or trauma can be anything from parental abstention, abuse, emotional or physical, even financial, social insecurity. The presumption that compulsive shopping is predominantly a female problem is wrong, says Joseph. It can affect men too. There are also shoppers who buy the product, return it, and do this on a loop, he says. Getting help is crucial, adds Joseph. Psychotherapy can help identify the underlying problem, find the root cause, and help address it. One could also turn to parents or a trusted friend, tell them about why you shop, how you feel when you shop, talk about it in detail. You could also ask them to keep a check on you. Make it so that you need their permission to shop, or let them handle your debit credit cards for a while. This will create a delay and help cut the urge. Joseph also suggests writing down the trigger. Write down what you intend to buy and why you need it. He says wait for 2 days and decide whether you need it. Most of the time you would not buy it. Most important, he says seek help.
देखो ये हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया, इसमें कुछ वर्ड्स हो सकते हैं जो तुम्हें नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें कोई भी डिफिकल्टी आएगी पैसेज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड का मुझे मीनिंग नहीं पता है, एब्सटेंशन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस वर्ड का मीनिंग जो है बिल्कुल भी पता नहीं है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी मैं सिर्फ रीडिंग से ही अंदाजा लगा सकती हूँ एब्सटेंशन का मतलब होगा कि पेरेंट्स के साथ कुछ मतलब होता है ना, एक बैरियर क्रिएट हो जाना, उनसे बात ना करना, वो प्रॉब्लम हो सकती है। मैं बस एक अपना एक आइडिया लेके चल रही हूँ, और मुझे देखो हर एक वर्ड का मीनिंग निकालने नहीं बैठना है, तो अगर कुछ वर्ड्स की मीनिंग नहीं आ रही तो यार रहने दो, तुम्हें तुम शशि थरूर नहीं हो जो तुम्हें हर वर्ड का मीनिंग पता होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि पैसेज कहाँ से लिया गया है, और सरप्राइजिंगली पैसेज मैंने अपने एग्जाम से पहले पढ़ा हुआ था। अब तुम पूछोगे कि मैंने कैसे पढ़ा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया हुआ है, ईदर इट वाज देयर इन टाइम्स ऑफ इंडिया, और एक वेबसाइट है विच इज कॉल्ड एज प्रिंट। तो मैंने कहीं ना कहीं तो ये डेफिनेटली पढ़ा था, तो मुझे लगता है कि दो पॉसिबल सोर्सेज है जहाँ पर ये अवेलेबल होगा। मैंने ऑल्दो ढूंढने की कोशिश करी थी आफ्टर द एग्जाम, बट मुझे नहीं मिला, बट मुझे ऐसा लगा कि सिमिलर लाइन्स में मैंने एक मैसेज पढ़ रखा है। तो इसलिए मैंने जैसे ही इसका जो पहला पैराग्राफ पढ़ा ना, मुझे आइडिया हो गया कि हाँ भाई मैं पढ़ चुकी हूँ, और दिस इज अबाउट दिस कंपल्सिव शॉप, ठीक है। तो ये फायदा होता है रीडिंग का। अब हम स्टार्ट करते हैं। चूज द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू विथ रिगार्ड टू ऑनलाइन शॉपिंग। अब यहाँ पर द कन्वीनियंस टेम्प्ट्स पीपल टू बाय unnecessarily. One becomes a compulsive shopper. It is noticeable in adolescence. Shopping here is like pain induced. It is predominantly female problem. Choose the correct answer from the options given below. तो देखो predominantly female problem ये तो आंसर नहीं होगा, तो हम ई जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं। शॉपिंग हियर इज लाइक पेन इंड्यूसर। देखो पेन इंड्यूसर नहीं है, तो क्लियरली बोल रहा है कि इससे तो रिलीफ मिलता है, तो डी और ई तो हमने एलिमिनेट कर दिया है। फिर आते सी पर, देखो मैंने रिवर्स स्टार्ट करा है तो कंफ्यूज होता हूँ ना कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। इट इज नोटिसेबल इन एडोलेसेंस। हाँ, ये तो उन्होंने कहा था कि हाँ ये नोटिसेबल है। वन बिकम्स अ कंपल्सिव शॉपर, ये भी करेक्ट है। The convenience tempts people to buy unnecessarily. Of course, A, B और C करेक्ट आंसर है, तो मुझे लगता है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 4, ठीक है। तो करेक्ट आंसर वैसे भी मैंने 4 ही मार्क करा था पहले भी। अब हम आ जाते हैं मैच लिस्ट 1 with list 2 to complete the information given in the table. Choose the correct answer from the options given below. अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम कैसे स्टार्ट करोगे, देखो दो ऑप्शंस के अंदर तुम्हें दे रखा है कि जो ए है वो 3 है, ठीक है। तो मैं पहले इस पर फोकस करूंगी कि या तो ऑप्शन 2 होगा ऑप्शन 3 होगा, तो मैं ए 3 को कांस्टेंट मान करके बाकी ऑप्शंस को देखती हूँ, और सी 2 यहाँ पर भी जो है वो भी कांस्टेंट है, तो पहले मैं बी और डी का आंसर फिगर आउट करती हूँ। कंपल्सिव शॉपिंग, यू वुड नॉट बाय इट, डू दिस ऑन a loop when he had a bad day, रिजल्ट ऑफ पेंडिंग एंजाइटी डिसऑर्डर। तो बी का या तो 1 होगा या 4 होगा, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 के हिसाब से। तो अगर कंपल्सिव शॉपिंग है, यू वुड नॉट बाय इट, ऑफ कोर्स 1 तो नहीं होगा। फिर अगर हम बात करें रिजल्ट ऑफ पेंडिंग एंजाइटी डिसऑर्डर, तो बी का 4 डेफिनेटली हो सकता है, तो मैंने बी का 4 जो है वो समझती हूँ कि करेक्ट होगा। अब मैं ए का 3 चेक कर लेती हूँ कि ए का 3 भी करेक्ट है। टेंडेंसी टू शॉप मोर व्हेन ही हैड अ बैड डे, ऑफ कोर्स A का 3 is correct. C का 2. Some shoppers buy and return products. To this on a loop. Right, ये भी correct है. If you wait for 2 days, you would not buy it. Of course. ये सारे जो है ऑप्शन 3 से मैच कर रहा है, तो मैं ऑप्शन 3 को टिक करूंगी। तो देखो मैंने क्या किया ना, मैंने वो ऑप्शन को चूज करा जिसके अंदर कॉमन आंसर सिलेक्टेड है, और उसके बाद उन ऑप्शंस को देखा जो डिफरेंट है, और इस वजह से जो मेरा ये प्रोसेस है वो फास्ट हो गया, ठीक है। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द वर्ड्स इन लिस्ट 1 विद द मीनिंग्स इन लिस्ट 2, ठीक है। कन्वीनियंस, पहले हम देखते हैं कि ये कन्वीनियंस कन्फेस टोमेटिक प्रिजम्पशन, इसके अंदर देखो हमें वो स्ट्रैटेजी यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ वर्ड मीनिंग से जो हम ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। अ थिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू, अ सिचुएशन, देखो मेरे को लगता है डी का 1 होगा, ठीक है। तो अभी मैं मान के चल रही हूँ कि डी का 1 है। उसके बाद कन्फेस द सिचुएशन दैट इज यूजफुल हेल्पफुल और सूटेबल, नहीं, तो ए का 2 है, डी का 1 है, तो मैं ऐसा ऑप्शन ढूंढूंगी जिसके अंदर ए जो है वो 2 है और डी का 1 है, तो ऑप्शन 2 ही ऐसा एक ऑप्शन है। ऑल तो मैं बाकी भी चेक कर लेती हूँ। कन्फेस का मतलब होता है
to admit to one's wrongdoing, right? ये करेक्ट है। सी का होगा 3, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। तो ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1, राइट। तो ऑप्शन 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। हाँ, तो ये करेक्ट आंसर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रॉमा का मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिना आप तुम पैसेज पढ़े भी कर सकते हो। ट्रॉमा इज इक्विवेलेंट टू शॉक, और भी कोई डिफिकल्ट वर्ड दिया नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो ऑप्शन 4 ही करेक्ट होगा इसके अंदर। फिर आ जाते हैं, अरेंज द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। The craze and greed of convenient shopping, the start of the writer's shopping addiction, identifying the underlying problem, finding the root cause and seeking help, the way compulsive shopping manifests, reasons of pain or trauma। देखो, सबसे पहले तो ये है कि देखो इसके अंदर थोड़ा सा मुझे मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस ये लग रहा है कि अगर मैं ए और बी को डिसाइड करने बैठूं, तो मुझे पता है कि देखो सीख से हम स्टार्ट तो नहीं करेंगे, तो ऑप्शन 3 तो एलिमिनेटेड है कि आइडेंटिफाइंग द अंडरलाइंग प्रॉब्लम, ये तो सही नहीं है, क्योंकि पहले तुम्हें एडिक्शन के बारे में बताना पड़ेगा और उसके बाद जो है फिर तुम इस बात पर आ सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बी से तुम स्टार्ट कर सकते हो। बी के बाद ए आ सकता है, द क्रेज एंड ग्रीड ऑफ कन्वीनियंट शॉपिंग, बी ए। उसके बाद द वे कंपल्सिव शॉपिंग मैनिफेस्ट्स, फिर रीजंस ऑफ पेन एंड और ट्रॉमा, देन आइडेंटिफाइंग द अंडरलाइंग प्रॉब्लम, फाइंडिंग द रूट कॉज एंड सीकिंग हेल्प। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्ली, मुझे बिल्कुल अभी भी श्योर नहीं हूं मैं कि इनमें से क्या ऑप्शन होगा, क्योंकि देखो अब इसमें ना मल्टीपल करेक्ट आंसर्स होते हैं। बहुत बार इंग्लिश में ऐसा होता है कि तुम्हारा आंसर भी सही है, बट जो आंसर की निकाली है उसमें भी आंसर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, बट आंसर कौन सा माना जाएगा, जो एनटीए ने बताया है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन, देखो मैंने ये मोस्ट प्रॉब्ली छोड़ा ही होगा ये क्वेश्चन। हाँ देखो, मैंने छोड़ा था ये क्वेश्चन क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ए और बी में से मैं किसको प्रेफरेंस दूं। ठीक है, तो प्रॉब्ली या तो ऑप्शन 4 हो सकता था या फिर ऑप्शन 2 भी हो सकता है, द क्रेज एंड ग्रीड ऑफ कन्वीनियंट शॉपिंग, द स्टार्ट ऑफ द राइटर्स शॉपिंग एडिक्शन, ए बी। फिर द वे कंपल्सिव शॉपिंग मैनिफेस्ट्स, और आइडेंटिफाइंग दी। नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन 4 होना चाहिए। पता नहीं, पर मैं इसका करेक्ट आंसर नहीं बता सकती, क्योंकि देखो हमें सारे आंसर्स करेक्ट मतलब मिलते नहीं है, दो ही आंसर पता चलते हैं जो हमने मार्क किए। ठीक है, और आंसर की मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें डेफिनेटली बता देती इसका करेक्ट आंसर क्या है। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट पैसेज पर। तो अब जो ये 11th पैसेज, सॉरी थर्ड पैसेज है, 11th क्वेश्चन है, ये अगेन एक नैरेटिव पैसेज है। ठीक है, और ये मुझे कैसे पता चला, मैंने फर्स्ट लाइन पढ़ी, माय कंपेनियन ऑन द रॉक वाज वेरी relieved टू सी मी। तो इसी से पता चलता है कहानी की तरीके से पढ़ा रहे हैं हमें। और तो हमें अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन कंसर्न ऑफ माय कंपेनियन, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो है तुम्हारा, why did the narrator change his opinion about his companion। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the narrator said it is even more difficult to protect oneself because his companion। ठीक है, the narrator did not want to disturb the tigress because she would। ठीक है, from the passage it appears that the narrator is dash। ठीक है, फिर हम दूसरा के क्वेश्चन है, तो ये वाला हमारा जो थर्ड पैसेज है इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले पैसेज। My companion on the rock was very relieved to see me. My long absence and the growling he had heard had convinced him that the tigress had secured another kill, and its difficulty, as he quite frankly admitted, was how he was going to get back to the village alone. I thought when we were climbing down the watercourse that I knew of no more dangerous proceeding than walking in front of a nervous man carrying a loaded gun. But I changed my opinion when, on walking behind him, he slipped and fell, and I saw where the muzzle of his gun, a converted 0.450 without a safety catch, was pointing. Since that day, except when accompanied by Boston, I have made it a hard and fast rule to go alone when hunting man-eater. For if one's companion is unarmed, it's difficult to protect him, and if he is armed, it is even more difficult to protect oneself। ठीक है, फिर आ जाते हैं, right at the crest of the hill where the man had hidden his boots, I sat down to have a smoke and think out my plans for the morrow his morning। ठीक है,
और इसके अंदर जो पहले वाला पैराग्राफ है ना, ये कहीं ना कहीं जो उसके पार्टनर है उनकी नेग्लिजेंस को पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि वो अपनी जो गन है वो सही से हैंडल नहीं कर रहा है मोस्ट प्रॉब्ली। इसका मतलब ये निकल के आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। The tigress would finish what was left of the kill during the night and would, to a certainty, lie up among the rocks next day. On the ground she was on, there was very little hope of my being able to stop her, and if I disturbed her without getting a shot, she would probably leave the locality and I should lose touch with her. A beat, therefore, was the only thing to do, provided I could raise sufficient men. I was sitting on the south edge of a great amphitheatre of hills without a habitation of any kind in sight. A stream entering from the west had fitted its way down, cutting a deep valley right across the amphitheatre. To the east, the stream had struck solid rock, and turning north had left the amphitheatre by a narrow gorge. ठीक है? Which from the following was the main concern of my companion? So first है narrator's long absence. How to go back to the village alone. The tigress had killed an animal. Growling of the tiger. तो सबसे पहले इसका हमको देखना पड़ेगा कि कंसर्न कर क्या है। इसकी तुम अगर फर्स्ट लाइन पढ़ो ना कि had convinced him that the tigress had secured another kill, and such difficulty as he quite frankly admitted was how he was going to get back to the village alone. तो देखो इसकी जो डिफिकल्टी है वो थी गोइंग टू गेट बैक टू द विलेज अलोन, क्योंकि सिर्फ यही चीज मेंशन है पैसेज में और बाकी की जो तीन ऑप्शंस है वो कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो इसके अंदर मेन कंसर्न बोला है, और मेन कंसर्न और डिफिकल्टी एक ही बात होती है। और अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि पहला जो क्वेश्चन होता है वो पहले पैराग्राफ से ही होता है यूजुअली। तो तुम अगर पहला क्वेश्चन है तो तुम पहले पैराग्राफ में या पहले की फ्यू लाइंस में देखोगे तो तुम्हें उसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से हाउ टू गो बैक टू द विलेज अलोन होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why did the narrator change his opinion about his companion? He fell down due to his carelessness. He fell down because he could not see. He did not know how to use a gun. He was very nervous. तो अब इसकी बात करें ना कि अब इसका सेकेंड पैराग्राफ में अगर मैं देखूं, I thought when we were climbing down the watercourse that I knew of no more dangerous proceeding than walking in front of a nervous man carrying a loaded gun. But I changed my opinion when on walking behind him he slipped and fell, and I saw where the muzzle of his gun a converted, ये वाली बात है। ठीक है, तो he fell down due to his carelessness, मुझे नहीं लगता ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। He fell down because he could not see, नहीं। He did not know how to use a gun, he was very nervous. ऑप्शन 3 और 4 में मुझे थोड़ा डाउट है, बट स्टिल आई एम गॉन विद ऑप्शन 3। बट यहाँ पर क्योंकि मुझे डाउट है, आई मस्ट हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा था, और इनटू द फैक्ट कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अभी भी आई हैड फ्यू क्वेश्चंस जो मैं छोड़ सकती थी। अभी तक मैंने मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चंस मैं छोड़ चुकी हूँ, और थर्ड क्वेश्चन विच आई हैव लेफ्ट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं। द नरेटर सेड इट इज इवन मोर डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट oneself because his companion. Select the appropriate option to complete the sentence. Was a foolish fellow. He was the direct line of his companion's gun. He was very scared. Was absent-minded. तो इसके अंदर सिंपल सी बात है कि ही वाज इन द डायरेक्ट लाइन ऑफ हिज कंपेनियंस का। इसका इकलौता आंसर यही हो सकता है। देखो, वाज अ फुलिश फेलो, वाज वेरी स्केर्ड, वाज एब्सेंट माइंडेड, ये सारी चीजें भी है। बट जो मतलब जो एक ऐसा रीजन जिसने ऑथर को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि इट इज इवन मोर डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ, वो एक स्पेसिफिक आंसर होना चाहिए। और ये जो तीन है वो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हैं उसके कंपेनियन की, ना कि वो एक कोई एक्सप्लिसिट रीजन बता रहे हैं ऑथर के इस स्टेटमेंट को देने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन 2 इज द वेरी स्पेसिफिक आंसर। तो हमें स्पेसिफिक आंसर्स को ही चूज करना चाहिए ओवर जेनरिक आंसर्स। और तुम किसी की बिहेवियर को एक रीजन की तरह यूजुअली पोर्ट्रे नहीं कर सकते। ये जो बाकी की तीन है ना, स्केर्ड, एब्सेंट माइंडेड, फुलिश फेलो, ये बेसिकली एक चीज को दर्शाता है कि भाई उसका नेचर कैसा है, इसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी कंपेनियन की। बट ये स्टेटमेंट जो उसका जो इमीडिएट कॉज था कि ही वाज इन द डायरेक्ट लाइन ऑफ हिज कंपेनियंस, तो इसलिए ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, राइट, तो इसके अंदर है द नरेटर डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब द टाइग्रेस बिकॉज शी वुड, what would the tigress do? Attack him instantly, kill the narrator,
hide in the forest, probably leave the locality. देखो probably leave the locality, hide in the forest, kill the narrator, थोड़ा सा हमें वापस जाके देखना पड़ेगा। तो इसके अंदर कहाँ पर लिखा हुआ है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो राइट एट द क्रेस्ट ऑफ द हिल, ये वाली लाइन में नहीं है। द टाइगर्स वुड फिनिश व्हाट वाज लेफ्ट of the field during the night and would to certainly lie up among the rocks next day. On the ground she was on, there was very little hope of my being able to stop her. And if I disturbed her without getting a shot, she would probably leave the locality and I should lose touch with her. देखो अगर हमने इसको डिस्टर्ब करा विदाउट बीइंग विदाउट गेटिंग हर शॉट, तो क्या होगा, शी प्रोबेबली लीव द लोकेलिटी। तुम्हें लगेगा कि यार टाइग्रेस तो इंसान को डरना चाहिए, ये तो मतलब क्या ही कर रहे हैं। देखो वो एक हंटर्स है, वो हंट पर आए हुए हैं, तो उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो हंट करना। वो नहीं चाहेंगे जो उनका जो पॉसिबल हंट है वो कहीं ना कहीं मतलब चला जाए या फिर अपना हंट में अनसक्सेसफुल हो जाए। तो टाइग्रेस अगर चली जाएगी या लोकेलिटी को छोड़ देगी तो वो अपने हंट में अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इसीलिए ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन होगा। ये जो बाकी ऑप्शन है, अटैक हिम इंस्टेंटली, किल द नैरेटर, हाइड इन द फॉरेस्ट, ये सारी चीजें इस चीज को बताते हैं कि भाई ऑथर उससे डर जाएगा, जबकि वो ऑथर को चाहता है इनफैक्ट कि वो उसके मतलब उसे इनकाउंटर करे और उसे मार दे। तो इसलिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि हमारे राइटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसे एक्चुअल में टाइमलेस के साथ करना क्या है। तो ये क्लियरली इवन मेंशन भी है, तो तुम यहाँ से देख सकते हो कि प्रॉब्ली लीव द लोकेलिटी इधर इन्होंने दे रखा है। तो इसलिए ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर from the passage it appears that the narrator is not a brave man, is not prepared for the attack, is very practical and clever, does not have a gun. देखो इसमें मुझे बहुत चीजें लग रही थी कि इज नॉट अ ब्रेव मैन तो नहीं करती मैं मार्क, क्योंकि मैं ये बात कंपेनियन के लिए कहती। और देखो ये ऑथर खुद लिख रहा है तो वो अपने बारे में ये नहीं लिखेगा कि ही इज अ काउवर्ड, तो ऑप्शन 1 तो नहीं हो सकता है। इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द अटैक, इज वेरी प्रैक्टिकल एंड क्लेवर। प्रैक्टिकल क्लेवर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा सेकंड और थर्ड में कंफ्यूज हूँ, क्योंकि डज नॉट हैव अ गन तो मुझे नहीं लगता कि होगा। सेकंड और थर्ड होना चाहिए, बट क्योंकि मुझे अगेन मैं इस पॉइंट पे डाउटफुल हूँ तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दी। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस छोड़ दिए। ठीक है, फिर है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड idiom फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। Radhika's dance recital went off well. To examined was a success. Continued, take care of. तो went off well, देखो went off, देखो examined तो नहीं होगा, continued well भी नहीं होगा, take care of भी नहीं होगा यार। ऑब्वियसली इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन पड़ता है कि वो बहुत अच्छी तरीके से गया, तो इट वाज अ सक्सेस। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर तुम्हें बिना सोच समझे मार्क कर देना चाहिए। कभी कभी हमारे इंस्टिंक्ट्स पे भी हमको एक्ट करना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, ये अच्छे बता रहा है राधिका के डांस रिसाइटल के बारे में, इसलिए ऑप्शन 2 मोस्ट प्रॉब्ली शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर आते हैं व्हाट क्या क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फ्रॉम into assertive, choose the appropriate option from below. What a wonderful creature an ant is. तो इसको हमें एक असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। देखो असर्टिव सेंटेंस अगर तुमने पढ़ा हो तो तुम्हें पता होगा, एक नॉर्मल सेंटेंस, एक बहुत प्लेन सा सेंटेंस में से कन्वर्ट करना है। तो एन एंट इज अ वंडरफुल क्रीचर, what is an ant wonderful creature, an ant is created wonderfully, wonderful creature is an ant, obviously ऑप्शन 1 होगा, इसमें तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं शी, एडजेक्टिव क्लॉज तुम्हें चूज करना है इसके अंदर। शी मेक्स केक्स डैश टेस्ट डिलिशियस, देखो एडजेक्टिव क्लॉज फॉर एग्जांपल तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हें फिल इन द ब्लैंक करना है। तुम ये सोच लो भाई तुम्हें अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो चूज करना है। ठीक है, तो अगर जरूरी नहीं है तुम्हें हर चीज का मतलब पता हो तो अपने कॉमन सेंस से भी चीजों को कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता है तो सी मेक्स केक्स हु टेस्ट डिलिशियस, यार हु कैसे हो सकता है, केक्स तो एक ऑब्जेक्ट है तो हु तो नहीं आएगा। फिर विच टेस्ट डिलिशियस, हाँ विच होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट की बारे में बात हो रही है। वेयर टेस्ट डिलिशियस, ऑफ कोर्स कोई जगह की बात नहीं हो रही है तो वेयर भी नहीं आएगा। वेन किसी टाइम की बात नहीं हो रही है तो इसलिए ये भी नहीं आएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्लॉज को देख के तुम्हें डरना नहीं, तुम्हें जरूरी नहीं है यार तुम्हें पता हो, तुम अपने कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। इसका ऑप्शन इसमें 2 करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19,
She advised that I dash avoid wasting time with the mobile. I may, I can, I should, I might. तो इसके अंदर ऑब्वियसली अब देखो एडवाइस कहते हैं, तो इसके आई मे अवॉइड वेस्टिंग टाइम द मोबाइल, तो मे तो नहीं आएगा। आई कैन अवॉइड वेस्टिंग टाइम, एडवाइस में हमेशा शुड ही आएगा या फिर मस्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शुड दे रखा है तो हम शुड को मार्क करेंगे। मे माइट कैन, देखो मे और माइट पॉसिबिलिटी को बताते हैं तो वो यहाँ पर नहीं है तो हम नहीं बताएंगे। कैन जो है तुम्हारी केपेबिलिटी तुम्हारी एबिलिटी को बताता है तो वो भी नहीं आने वाला है। तो ऑप्शन इसके अंदर 3 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, choose the correct homonym from the following options and fill in the blank. Kindly put the letter in the dash. As the dark clouds covered the sky, the whole town was enveloped in darkness. तो इसमें बेसिकली तुम्हें envelope की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ज्यादा मतलब है ना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर सिर्फ तुम्हें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ऑप्शन 1 2 3 तो ऑब्वियसली तुम्हें देख के ही पता चल जाएगा कि एक करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। इसके अंदर देखो तुम्हें पूछने का तरीका एक बहुत तरीके से कॉम्प्लिकेट कर दिया, बट एक्चुअल में वो तुमसे सिर्फ अमृत की करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन 4 शुड बी द करेक्ट आंसर। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। चूज द वर्ड विच यू थिंक इज द सिनोनिम ऑफ स्पाइनलेस। अब स्पाइनलेस, देखो स्पाइन क्या होती है, तुम्हारी जो बैकबोन होती है ना उसे हम स्पाइन बोलते हैं। तो एंटोनिम पूछा है कि जिसकी अगर जिसका बैकबोन नहीं है, विच मीन्स उसका कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो अगर सपोर्ट नहीं है विच मीन्स वो बहुत वीक है, मतलब कुछ उसका बैकिंग नहीं है, कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं है वो। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ऑब्वियसली अब देखो मैंने बोलते बोलते मेरा आंसर आ गया कि स्ट्रॉन्ग। एंटोनिम पूछा है तो स्पाइनलेस का अगर मतलब वीक है तो वीक का ऑपोजिट होता है स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन 3 जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब कावर्डली डल, देखो कावर्ड का ऑपोजिट ब्रेव होता है तो वो तो नहीं आएगा। डल का ब्राइट होता है तो वो भी नहीं आएगा। फटीग, देखो फटीग तो मतलब होता है बहुत थका हुआ, तो एनर्जेटिक इंथुजियास्टिक ये इसके एट्रिब्यूट्स हो सकते हैं, बट स्पाइनलेस नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 3 स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं मैच द वर्ड्स इन लिस्ट 1 विद सिनोनिम्स इन लिस्ट 2। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन मैंने वही वाली तुम्हें ट्रिक बताई है तो हम कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे लग रही है, देखो ए में तो सारे अलग है तो हम ए को तो नहीं ले सकते। देखो बी में दो ऑप्शंस जो है वो 3 मार्क है, तो हम देखते हैं कि बी का 3 करेक्ट है या नहीं है। तो विकेट मैलिशियस, हाँ विकेट जो है वो मैलिशियस होता है इसका मतलब, तो बी का 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो एक्चुअल में ना कोई भी यहाँ पर मेरे को नहीं दिख रहा है जिसमें दो ऑप्शन सिमिलर करे गए हो, तो अपन क्या करेंगे ना इसमें डायरेक्ट मीनिंग वर्ड का मीनिंग देखेंगे। तो विकेट जो है उसका मतलब होता है मैलिशियस, तो बी इज 3। ठीक है, ऑप्शन 2 में बी 3 मार्क करा हुआ है। फिर ए का 2 होता है क्या, जेस्ट इज डिलाइट। देखो मुझे फॉर एग्जांपल जेस्ट का मतलब नहीं पता है तो मैं ए को छोड़ रही हूँ, बी मैंने बता दिया कि 3 है। अब वेनरेबल, वेनरेबल का मतलब होता है ऑनर्ड, वेनरेबल चीफ गेस्ट, तुमने ऐसा सुना होगा। तो जो सी है उसका 4 हो जाएगा, सी का 4 ठीक है। टिमिड जो है, टिमिड ऑफ कोर्स इज माइल्ड। तो देखो मुझे एक वर्ड का मीनिंग नहीं पता था तो भी मैं इस क्वेश्चन को बना पाई। तो तुम्हें भी ऐसे ही करना है, ऐसे ही तुम्हें अपना एग्जाम को निकालना है। तुम्हें तो करेक्ट आंसर से मतलब होना चाहिए ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है तुम्हें कितने वर्ड आते हैं कितने नहीं आते, आंसर करेक्ट होना चाहिए। इसका ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द ऑप्शन टू फिल इन द सूटेबल डिटर्मिनर। डिटर्मिनर मतलब अगर तुम्हें नहीं भी पता है तो भी काम चल जाएगा। एक मतलब एक ऐसा वर्ड जो पॉइंट आउट करे। देखो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी उसके, तो हम इसको ऐसे ही देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आई डोंट हैव अ डैश सेल्फिश फ्रेंड। I don't have one selfish friend. I don't have never a selfish friend. I don't have any selfish friend. I don't have each selfish friend. अब देखो आई डोंट हैव एनी सेल्फिश फ्रेंड ही बैठेगा इसमें, तुम बोल के भी देखोगे तो मच तो किसी क्वांटिटी के लिए यूज होता है तो मच नहीं आएगा। नेवर एक फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है, मतलब कि ये मैं कभी नहीं करूंगी, ये मैं इतनी बार करूंगी, तो फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे नहीं डिस्प्ले कर रहा है तो नेवर भी नहीं आएगा। एनी आएगा क्योंकि देखो डोंट के साथ एनी जा रहा है, और ईच तो पॉइंट आउट ईच इंडिविजुअल एस पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है, तो ईच भी नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 होगा। ठीक है,
फिर आ जाते हैं रीअरेंज द फ्रेजेस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसका पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, गिव अप अ लाइफ ऑन द ट्रीज एंड टॉक एज वी ह्यूमंस डू नाउ, इट ट्रेसेस हाउ आवर डिस्टेंट एंसेस्टर्स एंड लर्न टू वॉक ऑन टू फीट। देखो, इट ट्रेसेस हाउ आर डिस्टिंक्ट एंसेस्टर्स। देखो, गेव से किसी वर्ब से यूजुअली सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, तो गेव नहीं आएगा। एंड देखो, कंजक्शन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हुआ, तो गेव और एंड हमने रिजेक्ट कर दिया कि ये दोनों तो पहले तो नहीं होंगे। इसी वजह से मैंने डी भी एलिमिनेट कर दिया। एंड लर्न टू वॉक ऑन टू फीट, तो ए बी और डी तो नहीं आएगा। अब ई की बात अगर मैं करूँ, तो यूज टूल्स एंड फायर। देखो, मैं इसको अभी रखती हूँ कि क्या पता अभी जाए टू से सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, बट यूजुअली नहीं होते, बट कुछ कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो टू से स्टार्ट होते हैं, पर ऑल दो वो थोड़े इन्फॉर्मल से होते हैं। तो अगर मैं सी से स्टार्ट करूं, क्योंकि मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है कि सी के ज्यादा चांसेस है करेक्ट आंसर होने के, और स्टार्ट सी से होता है यूजुअली सेंटेंस। और देखोगे तुम अगर कि दो ऑप्शंस में सी ही दे रखा है, तो चांसेस है कि सी से ही स्टार्ट होगा सेंटेंस। इट ट्रेसेस हाउ आर डिस्टिंक्ट एंसेस्टर्स, डिस्टेंट एंसेस्टर्स गेव अप अ लाइफ ऑन द ट्रीज, तो सी के बाद ए है क्या? तो अच्छा ठीक है, इस ऑप्शन में है। Gave up a life on the trees and learned to walk on 2 feet, to use tools and fire and talk as we humans do now। देखो, वो एक एंसेस्टर से स्टार्ट करके आज के ह्यूमंस की बात कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन वन जो है इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा। मैंने कैसे फिगर आउट किया? देखो, पहला सेंटेंस मैंने फिगर आउट करा, उसके बाद मैंने करा कि देखो, इट ट्रेसेस हाउ आर डिस्टेंट एंसेस्टर्स। अब इसके आगे कोई वर्ब आना चाहिए इंस्टेड ऑफ अ कंजक्शन, तो इसलिए मैंने सी के बाद ए अपने आप फिगर आउट कर लिया कि भाई अब एंसेस्टर्स क्या, मतलब नाउन तो तुमने बता दिया, अब वर्ब तो बताओ। तो सी के बाद ए आएगा, ठीक है। गिव अप अ लाइफ ऑन द ट्रीज। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं क्योंकि मुझे कंजक्शन यूज करना था, तो मेरे पास बी और डी में से था, और बी सेंस नहीं बना रहा था, इसलिए मैंने डी को सिलेक्ट करा, एंड लर्न हाउ टू walk on 2 feet, to use tools and fire and talk as we humans do now। तो मैंने सबसे पहले सी और बी को फर्स्ट और लास्ट बना दिया, उसके बाद बीच वाले अरेंज कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से तुम भी कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर। If you will go to a large city center, you often realize the difficulty some people have with sidewalk to sidewalk travel। देखो, इफ यू विल, एक मिनट, विल जो है वो कन्विक्शन से बताता है कि ऐसा होगा ही। और तुम जब इफ यूज कर रहे हो, तो तुम इफ और विल साथ में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इफ तुम ऐसे यूज करते हो, इफ यू एवर गो, बट विल नहीं आ सकता। तो इसमें तो मेरे को पहले सेंटेंस में लग रहा है भाई कि ये तो करेक्ट नहीं है, ये तो मैं कंफर्म तरीके से बता सकती हूँ कि ये करेक्ट नहीं है। और to a large city center, you often realize the difficulty some people have with sidewalk to sidewalk travel। इन सब में कोई भी गलती नहीं है, तो ऑप्शन वन जो है वो ही इनकरेक्ट होगा, ठीक है। It has been raining dash yesterday, for yesterday, to yesterday, into yesterday, since yesterday। इसमें आपको appropriate preposition जो है वो फिल करना है। देखो, for yesterday of course it doesn't make any sense। to into तो एक तरीके की पोजीशन बताने के लिए होता है, और एक मूवमेंट बताने के लिए होता है, तो मुझे नहीं लगता टू इंटू भी आएगा। सिंस yesterday मतलब yesterday से रेनिंग हो रही है, तो इट हैज बीन, तो हैज, अगर तुम टेंस का स्ट्रक्चर देखो तो हैज बीन के साथ सिंस आता है, ठीक है। तो मुझे लगता है सिंस शुड बी द करेक्ट आंसर। अगर तुम्हें टेंसेस के स्ट्रक्चर्स भी याद नहीं है, तुम्हें नॉर्मल भी इंग्लिश आती है, तो भी तुम अपने कॉमन सेंस से बता सकते हो कि हाँ, इट हैज बीन रेनिंग, मतलब रेनिंग तो अभी भी हो रही है। कब से हो रही है वो सिंस ही बताएगा, ठीक है। तो रेनिंग अभी हो रही है, कब से हो रही है? कल से हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Choose the appropriate option for the direct speech of the following sentence। The manager requested us to have patience। द मैनेजर सेड टू हिम यू मस्ट हैव पेशेंस। देखो, पहले का तो जो है ना स्ट्रक्चर ही वो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो फर्स्ट वाला तो नहीं होगा। द मैनेजर सेड प्लीज हैव पेशेंस। देखो, प्लीज वर्ड और रिक्वेस्टेड वर्ड का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। अगर उसने रिक्वेस्ट करी है, तो कोई तो उसने ऐसा वर्ड बोला होगा जिससे हमें पता चला है कि उसने रिक्वेस्ट करी है। तो मेरे हिसाब से द मैनेजर सेड प्लीज हैव पेशेंस ये करेक्ट आंसर होगा। चलो
बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। द मैनेजर सेड व्हाट अ पेशेंस यू हैव, ये तो बिल्कुल भी नहीं भाई। द मैनेजर सेड डू यू हैव पेशेंस, बिल्कुल भी नहीं। बाकी सारे सेंटेंसेस प्राइमा फेसी ही देख के तुम रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। फिर मैच फ्रेजल वर्ब्स विद द मीनिंग्स। अब हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो ए का चांसेस है कि 3 ही हो, रीजन बीइंग 3 ऑप्शन में थर्ड दे रखा है। तो मैं क्या करूंगी, ए गिव अवे डिस्ट्रीब्यूट ही मैं मान के चलती हूँ। अगर मुझे नहीं पता है कि मैं ये रिस्क ले सकती हूँ, तो मैं इस पे आऊंगी कि बी का 2 होगा या बी का 1 होगा। गिव इन, गिव इन अनाउंस, या क्या गिव इन का मतलब अनाउंस होता है, या फिर गिव इन का मतलब होता है सरेंडर। तुमने पोएम सुनी होगी, डोंट गिव अप डोंट गिव इन। इसका मतलब ये है कि गिवन का मतलब होता है सरेंडर। सरेंडर मतलब मैंने इस चीज को सरेंडर कर दिया, आई गिव इन दिस, ठीक है। तो गिवन का मतलब होता है सरेंडर। तो बी का जो है वो 1 हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 1। अब सी का 2 और डी का 4 भी चेक कर लेते हैं। गिव आउट, गिव आउट और गिव वे। गिव आउट जो है उसका मतलब होता है अनाउंस, ठीक है। और गिव वे का मतलब होता है कोलैप्स, दैट बिल्डिंग गिव वे, व्हिच मींस द बिल्डिंग कोलैप्स्ड। तो इस तरीके से तुम इसको कर सकते हो। ये तुम्हें तभी अटेम्प्ट करना चाहिए जब तुम कॉन्फिडेंट हो। ये मुझे पता था क्योंकि थोड़े कॉमन फ्रेजेस है, तो इसलिए मुझे पता था, इसलिए मैंने अटेम्प्ट करा। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो, तुम्हें नहीं पता हो, तो डोंट गो फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर मैं बता ही चुकी हूँ, ऑप्शन 4 होगा। फिर 29 पे आ जाते हैं। I had been along this track many times, and this was dash first occasion when I hesitated. This was dash first. इसमें फर्स्ट एंड फर्स्ट देखो, और एंड तो रिजेक्ट कर दिए। देखो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। द फर्स्ट ओकेजन, यस, दिस मेक सेंस। सेम फर्स्ट, दिस वाज सेम फर्स्ट ओकेजन। देखो अगर फर्स्ट ओकेजन है तो सेम तुम किससे कंपेयर कर रहे हो, किससे सिमिलर बता रहे हो, तो सेम नहीं होगा। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, द, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। Rearrange the phrases in correct sequence to form a meaningful and grammatically appropriate sentence. From the lowly tree dwelling ape was not a smooth one. The story of man's evolution to the intelligent creature we are aware that. तो देखो, क्वेश्चन नंबर 30 फिर तुम्हें रीअरेंज करने को कह रहा है। वी आर अवेयर दैट, यही से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि अब तुम खुद सोचो। अब तुमने सारे सेंटेंसेस सारे फ्रेजेस पढ़ लिए, राइट। तो अब तुम्हें ये समझना है कि तुम अगर होते तो इस सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, पहले कौन सा फ्रेज बोलते हैं। द स्टोरी ऑफ मैन्स एवोल्यूशन, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई की सी पहले रख लो। पर देखो, सी तुम पहले नहीं रख सकते क्योंकि तुम ई को फिर बाद में नहीं अकोमोडेट कर पाओगे अपने सेंटेंस के अंदर। तो वी आर अवेयर दैट, उसके बाद वी आर अवेयर दैट के बाद आएगा मेरे ख्याल से द स्टोरी ऑफ मैन्स एवोल्यूशन। वी आर अवेयर दैट द स्टोरी ऑफ मैन्स एवोल्यूशन। फिर आ सकता है फ्रॉम द लोनली ट्री ड्वेलिंग एप to the intelligent creature was not a smooth one, right? इसका आंसर यही होगा कि we are aware that the story of man's evolution was not a smooth one. एक सेकेंड, एक सेकेंड, was not a smooth one। तो तुम एंड कर रहे हो, कंक्लूड कर रहे हो, तो ई से स्टार्ट करो और बी पर खत्म करो। देखो अगर तुमने ई भी पता कर लिया ना, तो तुम्हें तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तुम्हें बाकी फिगर आउट करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तो ई से ही आंसर आ जाएगा। बट हम कंफर्म करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, सारे आंसर्स को फिगर आउट कर सकते हैं। We are aware that the story of man's evolution from the lowly tree dwelling ape to the intelligent creature was not a smooth one. So option 3 I think should be the correct answer. Where we climbed up to the road and set dash on what proved to be a very long march to the forest. We हमने रोड को क्लाइंब करा एंड सेट अबाउट या सेट ऑफ, सेट ऑन। देखो मुझे लगता है कि सेट ऑफ होना चाहिए, पर मैं इस पे श्योर नहीं थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 मैंने छोड़ दिया था, बट आई फील कि ऑफ कुड बी द करेक्ट आंसर। फाइंड द एप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द अंडरलाइंड idiom. I am afraid I am in the boss bad books. Out of luck, give me a torn book. Boss is an idiot. Out of favor, afraid of boss. इसका मीनिंग बताना है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है अब इसके अंदर ना आउट ऑफ फेवर कैन बी एन ऑप्शन।
ठीक है, आउट ऑफ फेवर बैड बुक्स में, गुड बुक्स का मतलब होता है कि मैं मुझे अच्छे लोगों में हूँ, स्पेशल लोगों में हूँ, तो आउट ऑफ लक तो नहीं होना चाहिए। गिव मी टर्न बुक भी नहीं होगा, बॉस इज एन इडियट भी नहीं होगा, आउट ऑफ फेवर, अफ्रेड ऑफ बॉस। तो मुझे लगता है आउट ऑफ फेवर शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मैंने यहाँ पर ये मार्क नहीं करा प्रॉब्ली, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस होंगे बेटर जिसमें मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। इन सैल्यूटेशन इन अ फॉर्मल लेटर वी राइट। अब सैल्यूटेशन में तुम क्या लिखते हो? सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन जब तुम एड्रेस करते हो किसी को, ठीक है, तो सर मैडम, तो ये तो कुछ चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी ही चाहिए। जब तुम फॉर्मल लेटर लिखते हो तुम्हें पता होना चाहिए कि किस चीज को तुम सैल्यूटेशन बोलते हो, किस चीज को तुम ग्रीटिंग बोलते हो, किस चीज को तुम एड्रेस बोलते हो। सैल्यूटेशन है सर मैडम, ये बाय डिफॉल्ट है, मुझे पता था इसलिए मैंने इसका आंसर कर दिया। तुम्हें नहीं पता तुम इजीली स्किप कर सकते हो, ठीक है। चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। इलेशन का डिस्पेयर, डिलाइट, एक्सपेल, ग्लूम। ऑफ कोर्स इलेशन इज हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस कोरिस्पॉन्ड्स विद डिलाइट, तो सिनोनिम पूछा है तो ऑप्शन 2 शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी सारे तो भाई, डिस्पेयर और ग्लूम तो सैडनेस, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। Change the following sentence into active voice. She is known to him, he knows her, he is knowing her, he knew her, he knows she. Of course, he knows her is the most feasible option, और इसके अंदर तुम्हें कंफ्यूज भी नहीं होता है, ठीक है। शी इज नोन टू हिम। देखो, एक्टिव पैसिव में बेसिकली अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में इतना बता सकती हूँ कि दो तरीके हैं एक ही बात को कहने के। तो तुम्हें विदाउट जो है मीनिंग को चेंज करे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ऑप्शन 1 अच्छे से कर रहा है, इसका ऑप्शन 1 शुड बी द करेक्ट आंसर। Parts of a sentence are given in jumbled order, arrange these in the correct sequence to form a meaningful sentence, ठीक है। तो इसके अंदर help people to me many times I with their problems who have, तो इसके अंदर मेरे ख्याल से देखो आई जो है वो सब्जेक्ट होगा, इसलिए मैं सिर्फ इसी बेसिस पर सी को मैं अपनी प्रायोरिटी देती हूँ, ठीक है। मेनी टाइम्स आई हेल्प पीपल हु हैव कम टू मी, नहीं, एक मिनट, मेनी टाइम्स आई हेल्प पीपल हु हैव कम टू मी विद देयर प्रॉब्लम्स, राइट। तो विद देयर प्रॉब्लम्स कंक्लूड कर रहा है, और जो मेनी टाइम्स आई जो है वो स्टार्ट कर रहा है, तो इसके अंदर मेरे ख्याल से ऑप्शन 3 शुड बी द करेक्ट आंसर, CAEBT, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। चूज द बेस्ट क्वेश्चन टैग टू कंप्लीट द सेंटेंस। नेक्स्ट मॉर्निंग आई रिटर्न अकम्पनीड बाय वन ऑफ माय फ्रेंड्स, इसके आगे तुम क्या लगाओगे, ठीक है। ये तो तुम्हें किसी ग्रामर की बुक में नहीं मिलेगा, ये तुम्हें खुद कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा। तो हैवंट आई, डिड आई, डिडंट आई, हैडंट आई। इसके अंदर डिड आई ही होना चाहिए करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो हैव का हैवंट आई होता तो हैव जो है वो सेंटेंस में यूज होता, अब हैव यूज नहीं हुआ है इसलिए हैवंट आई आंसर नहीं होगा, ठीक है। और डिड आई भी नहीं होगा, क्योंकि जब तुम ऐसे ही कोई फैक्ट को कंफर्म करने की कोशिश करते हो तो तुम बोलते हो कि ऐसा तो नहीं हुआ था ना। तो जब तुम नेगेटिव ऐसा क्वेश्चन पूछते हो विच मीन्स यू वांट टू अफर्म दैट फैक्ट, क्योंकि अब तुम इस फैक्ट को कंफर्म कर रहे हो, अफर्म कर रहे हो, इसलिए डिडंट आई आएगा, ठीक है। और हैडंट आई इसलिए नहीं आया क्योंकि ऑफ कोर्स हैड वर्ड यूज नहीं करा गया था। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड क्वेल। अब क्वेल का क्या मतलब होता है ये तुम्हें समझना पड़ेगा, अगर तुम क्वेल का मतलब जानते हो ना तभी तुम ये क्वेश्चन जो है वो कर पाओगे। अब क्वेल का जो मतलब होता है वो मुझे लगता है अले, जैसे ही जो वर्ड दे रखा है ना एले, तो क्वेल का मतलब है किसी चीज को कम कर देना। तो सबड्यू का भी यही मतलब होता है, क्रश का भी यही मतलब होता है। मुझे फेमेंट का मतलब नहीं पता था, बट मुझे ये पता था कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो सिनोनिम्स है, तो जो बचा हुआ होगा वो एंटोनिम होगा, इसलिए मैंने ऑप्शन 1 मार्क करा है, ठीक है। तो कभी कभी ना ये सारी चीजें भी काम आ जाती है, तो मैं एलिमिनेशन टेक्निक मैं तो बहुत यूज करी हूँ, मुझे जेन्युइनली में बहुत फर्क पड़ता है। मुझे कंफर्म पता था कि जो 3 ऑप्शन है ये तो डेफिनेटली सिनोनिम्स है ही, ठीक है, इसलिए मैं इसको मार्क कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। Pick the sentences that are grammatically correct. अब इसमें तुम्हें grammatically correct sentences को choose करना है। Go to the temple every Tuesday. I have met his friend yesterday. She went to Dehradun day before yesterday. He has bought a house 3 years ago. We have a meeting tomorrow.
देखो ये बहुत मुझे लगता है कि ये बहुत मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि इसमें काफी सारे सेंटेंसेस करेक्ट है, मोर देन 3। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना पसंद करूंगी। मोस्ट ऑफ मैंने नहीं करा था ये अटेम्प्ट, राइट ही मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा था ओइंग टू द फैक्ट कि मुझे लग रहा था कि मोर देन 3 सेंटेंसेस करेक्ट है। तो तुम भी ऐसे करके इस बेसिस पर तुम छोड़ सकती हो, ठीक है। बट अगर मैं तुम्हें करेक्ट आंसर क्वेश्चन की मतलब बात करूं तो मुझे लगता है आई गो टू दी टेम्पल एवरी ट्यूसडे इज द करेक्ट। तो मुझे लग रहा है ग्रामेटिकली करेक्ट इनकरेक्ट नहीं है, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई हैव मेट हिज फ्रेंड यस्टरडे। देखो आई हैड मेट होना चाहिए, इसलिए मैं बी को रख सकती हूँ। शी वेंट टू देहरादून डे बिफोर यस्टरडे। शी वेंट टू देहरादून, आई थिंक दिस कैन बी करेक्ट। ही हैज बॉट हन हाउस 3 years ago। तो डी भी ही हैड होना चाहिए क्योंकि 3 साल पहले की बात है, तो हैज नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो बी और डी आई फाइंड इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। वी हैव अ मीटिंग टुमारो शुड बी द करेक्ट, सो आई थिंक बी एंड डी शुड बी द करेक्ट आंसर्स। बट अगेन मुझे इसमें कंफ्यूजन थी, इसलिए मैंने ये छोड़ दिया, ठीक है। फिर आते हैं fill in the blank with a suitable model from the options given below. You dash get stuck in the traffic if you do not start early. तो you would, you should, you must, you may। तो इसके अंदर तुम्हें सोचना पड़ेगा। देखो you would get stuck in the traffic if you do not start early। would शुड तो नहीं होगा, शुड और मस्ट तो नहीं होगा क्योंकि एडवाइस में यूज होता है। मेरे ख्याल से इसका आंसर मे होना चाहिए। यू मे गेट स्टक इन द ट्रैफिक इफ यू डू नॉट स्टार्ट अर्ली, क्योंकि मे इज आल्सो पॉसिबिलिटी एंड इफ इज आल्सो यूज्ड टू डिस्प्ले अ पॉसिबिलिटी। बट मैंने मोस्ट ऑफ इसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरे को उसमें कंफ्यूजन हो रही थी और मेरे पास ऑप्शन था कि मैं कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दूं, ठीक है। द सेल्स गर्ल ऑफर्ड अ हेवी डिस्काउंट। तो इसके अंदर अगेन तुम्हें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। हेवी डिस्काउंट ऑफर्ड द सेल्स गर्ल, ऑफ कोर्स भाई ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा। A heavy discount was offered by the sales girl, offered heavy discount the sales girl, heavy discount the sales girl of course इसके अंदर ऑप्शन 2 ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। Choose the correct option to complete the sentence. We write subject in a formal letter to mention the subject of your interest, to draw attention to authorities, to draw attention to the letter, to make it look impressive। तो सब्जेक्ट जो है वो टू ड्रॉ अटेंशन टू द लेटर होगा। अब देखो इसके अंदर जो तुम गलती कर सकते हो वो होगा कि तुम सेकेंड ऑप्शन को मार्क कर दो, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज, क्योंकि डिपेंड करेगा ना कि तुम फॉर्मल लेटर एडिटर को है, अथॉरिटी को है, किसको है। तो ऑप्शन 2 को तुम नहीं लिख सकते क्योंकि जहां पर तुम्हें जनरल आंसर मार्क करना है वहां पर तुम्हें करना ही पड़ेगा, कम तुम स्पेसिफिक नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऑप्शन 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Spot the sentence without any error by choosing the correct option। इसके अंत में जो है एरर फ्री सेंटेंस इन हमें चूज करना है, ठीक है। तो रश्मिका इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, रश्मिका इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, रश्मिका इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, रश्मिका इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, रश्मिका आर द यूनिवर्सिटी। तो देखो भाई बी और ई तो मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ इसीलिए, द तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जो विदाउट एन आर्टिकल ये यूज नहीं होगा, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इट डजंट मेक सेंस। तो बी और ई जो है वो मैं एलिमिनेट कर रही हूँ। फिर मेरे पास बचा एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो देखो एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है इसलिए मैं ए को भी एलिमिनेट कर रही हूँ। यहाँ पर आर था इसलिए मैंने इसे एलिमिनेट कर दिया। तो मेरे पास अब क्या बचा है, सी और डी। रश्मिका इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, रश्मिका इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब देखो यू यू जो साउंड है उसकी तुम स्पेल करोगे तो वाई ओ यू है, तो वाई जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, इस वजह से यहाँ पर अ आएगा इंस्टेड ऑफ एन। अब तुम सोचोगे कि ए ई आई ओ यू, इसमें तो ये वोवल है तो यू से तो एन ही आना चाहिए, पर नहीं आता है। कि तुम कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं जो तुम देख सकते हो, मुझे एक्सेप्शन के बारे में अच्छे से पता था इसीलिए मैंने ये मार्क करा। मुझे अभी भी पता है तो इसलिए मैं इसको ही चूज करूंगी। तो ऑप्शन थर्ड का ऑप्शन 3 होगा सी ओनली, रश्मिका इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। देखो जो मैंने लॉजिक सुना था वो वाई ओ यू वाला ही था, और ये बहुत बुक में तो डायरेक्टली एक एक्सेप्शन की तरह ही लिखा हुआ है, तो तुम वैसे भी याद कर सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो कि ये वाई से स्टार्ट होता है इसीलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। द वर्ड साइन डाई इज द सब्स्टिट्यूशन फॉर। अब साइन डाई का क्या मतलब होता है।
अब साइन डाई मैंने एक यूट्यूब के वीडियो में एक दिन पहले ही देखा था, इसलिए मुझे पता था, तो मैंने सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड मार्क कर दिया। ये देखो, ये सारे वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज के नहीं है, इसलिए तुम्हें मतलब ये बहुत नॉर्मल है कि तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए तो तुम छोड़ सकते हो अगर तुमको 100% पता है, जैसे मुझे इसकी सिचुएशन में पता था, इसलिए मैंने ऑप्शन 3 को मार्क किया। Which of the following is the most appropriate exclamatory form of sentence? तो oh, a child and so knowledgeable at this age, a child and so knowledgeable at this age, what a knowledgeable child, how knowledgeable a child is. um, देखो इसके अंदर मुझे लगता है ए फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट हो सकते हैं। जो पहले आंसर की आई थी उसके अंदर ओनली ऑप्शन 2 लिखा हुआ था, बट उसके बाद जब रिवाइज हुई तो 1 भी करेक्ट कर दिया गया, तो इसके अंदर 1 और 2 दोनों करेक्ट है, मैंने 1 मार्क किया था। The orders issued by the manager have already been carried over, carried out, carried at, carried on. तो इसके अंदर ये होगा कि कैरिड ओवर तो नहीं होगा, कैरिड आउट, कैरिड एट, कैरिड ऑन। आई थिंक कैरिड आउट हो सकता है, कैरिड ऑन भी हो सकता है, पर मुझे इसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी। और आई थिंक इसके 2 आंसर्स भी करेक्ट माने गए थे, आई एम नॉट श्योर, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था, बट कैरिड आउट सीम्स मोर एप्रोप्रिएट टू मी। क्योंकि क्योंकि ये कह रहा है कि ऑलरेडी वर्ड का यूज करा है इन्होंने, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, ठीक है, अब क्योंकि ये हो चुके हैं तो कैरिड आउट होना चाहिए, कैरिड ऑन इज लाइक कोई चीज कंटिन्यू हो रही, तो आई थिंक कैरिड आउट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अब है what which one of the following options the correct indirect speech of the sentence? The king said we have managed to deal with the enemies and the treacherous allies. तो इसका तुम्हें बताना है कि indirect speech क्या होगी। अगेन इंटरेक्ट स्पीच एक तरीके से दूसरा तरीका है एक ही बात को कहने का। द किंग आस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। द किंग सेड दैट दे हैव मैनेज्ड टू डील विद एनिमीज एंड द ट्रेचरस, ये तो ट्रेचरस एलिस कहाँ गया, तो इसलिए ऑप्शन 2 भी एलिमिनेट कर दो। द किंग सेड दैट दे हैड मैनेज्ड टू डील विद द एनिमीज एंड द ट्रेचरस एलिस, ये सही लग रहा है। द किंग हैड सेड that they had managed to deal with the enemies and the treacherous allies, अब इसके अंदर had का डिफरेंस है। सिंपल रखो, इसमें तुम्हें टेंस चेंज नहीं करना है, सेड को सेड ही रखना है, बस इसे चेंज करना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए हैड हैव दे देंगे तो उससे मत उसे इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि तुम टेंस चेंज नहीं करोगे जो उन चीजों का जो कि कोटेशन से बाहर है, ठीक है। और हैड मतलब हैड जब तुम लगाते हो तुम टाइम का कुछ अंदाजा हो, इसके लिए टाइम का कुछ अंदाजा नहीं है, तुम हैड नहीं लगाओगे, ठीक है। Select the option that is closest in meaning to the word decipher. और decipher का क्या मतलब होता है, तो decipher is to understand something, to decode something, तो इसलिए ऑप्शन 2 होगा decode। decipher is a very common word, तुम्हें पता होना चाहिए, तो इसका सिंपली जो मीनिंग है उसका ये है कि decode, ठीक है। फिर आ जाते हैं which among the following pair of words carry the same relationship as fear, fearfully, charm, charmingly, day, daily, fun, funny, lay, lazy, king, kingly। अब इसके अंदर ना तुम charm, charmingly चूज कर सकते हो, और डे डेली आई डोंट नो, डे डेली भी करेक्ट हो सकता है कि नहीं, फन फनी, देखो इसके अंदर बहुत सारे चीजें सही लग रही थी इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया, एंड आई थिंक इसमें कुछ तुम कंफर्म होके नहीं कह सकते हो कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा, और आई थिंक इसके अंदर भी मोर देन वन आंसर को करेक्ट मार्क किया गया था, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन भी आई थिंक राइट, मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था। फिर आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये भाई ये क्वेश्चन मुझे बहुत इसने टाइम दिया था, सबसे ज्यादा इसने टाइम दिया था, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा था कि इसका आंसर क्या होगा। कि डैश नोन आउटसाइड इंडिया, ऑप्शन लिटिल, लीस्ट, लेस, लेसर। मुझे लग रहा था कि या तो लिटिल होगा या फिर लेस होगा, इज लेस नोन आउटसाइड इंडिया या फिर इज लिटिल नोन आउटसाइड इंडिया, ये दोनों ऑप्शन है। और मुझे लग रहा था कि लिटिल और लेस दोनों ही करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि देखो दोनों का ही मतलब निकल रहा है, दोनों ही ग्रामेटिकली करेक्ट है। पर मुझे ऐसा लगा कि फिर अगर लेस है तो लेसर भी हो सकता है, इस लेसर नोन आउटसाइड इंडिया, बट आई थिंक मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गेम खेला था, और मैंने एक अपनी मर्जी से कोई भी करेक्ट कर दिया, अगर मैंने लिटिल करा था तो लिटिल वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसके अंदर भी आई थिंक मोर देन वन आंसर को मार्क करा था करेक्ट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एम्बिग्यूअस होते हैं और बच्चों की गलती नहीं है ना यार, मोर देन एक ऑप्शन करेक्ट है तो आपको मार्क्स देने ही पड़ेंगे, तो उसकी टेंशन मत किया करो, तुम अपनी तरफ से अच्छे से करा करो।
जो भी तुम्हें ऑप्शन लगे वही मत करना, ठीक है। तो आई थिंक आज के वीडियो के लिए इतना काफी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।